आज की इस विस्तृत चर्चा में सभी का स्वागत है। मतलब जरा सोचिए, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के जंगलों में रहने वाले वन समुदायों को असभ्य और अराजक करार दे दिया। इन्हीं अंग्रेजों ने अपने मुनाफे के लिए उन सदियों पुराने गहने जंगलों को बेरहमी से काट डाला और उनकी जगह लकड़ियों की सीधी कतारें लगा दी। आज हमारे पास जो नोट्स और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, वो सिर्फ अतीत की धूल भरी कहानियां नहीं हैं। ये इंसान और प्रकृति के बीच के उस जटिल रिश्ते का विश्लेषण है जो हमें आजीविका के असली मायने समझाते हैं। हमारे स्रोत इस पूरे सफर को 4 स्पष्ट चरणों में बांटते हैं: समन्वय, हस्तक्षेप, प्रतिरोध और अंत में पुनरुत्थान। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये दस्तावेज सिर्फ इतिहास नहीं है। ये हमें बताते हैं कि आज के समय में दुनिया भर में जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की बात हो रही है, उसका असली मतलब क्या है। बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले उसी संतुलन की बात करते हैं, यानी आजीविका का प्राचीन दर्शन। मैंने इन दस्तावेजों में प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन का एक बहुत ही रोचक हिस्सा पढ़ा, जिसे मनु का वर्गीकरण कहा गया है। ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, इसमें आजीविका को 4 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है: ऋत, अमृत, मृत और प्रमृत। क्या हम इन्हें थोड़ी सरल भाषा में समझ सकते हैं? सबसे पहला शब्द है ऋत। इसका मतलब है खेतों में फसल कटने के बाद जमीन पर जो अन्न के दाने या बालियां छूट जाती है ना, उन्हें चुनकर अपना जीवन यापन करना। अच्छा, मतलब जो पीछे रह गया बस उसी से काम चलाना। एग्जैक्टली। और दूसरा शब्द अमृत क्या है? अमृत का अर्थ है ऐसी आजीविका जो बिना मांगे ही अपने आप प्राप्त हो जाए। तीसरा है मृत, जिसका सीधा मतलब है भिक्षाटन या भीख मांगकर जीवन जीना। और चौथा शब्द है प्रमृत, जिसका मतलब है कृषि कार्य या खेती करके आजीविका कमाना। और इसी संदर्भ में इतिहासकार रोमिला थापर का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण इन दस्तावेजों में है। वो स्थिर समाज और वन समाज के बीच एक बड़ा अंतर बताती हैं। सेटल सोसाइटी और फॉरेस्ट सोसाइटी। हाँ, स्थिर समाज वो था जो शहरों में बस गया था और उसका पूरा ध्यान व्यापार और विस्तार पर था। लेकिन वन समाज का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका प्रकृति के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, यानी सहजीवी संबंध। वन समाज के लिए जंगल कोई कच्चा माल निकालने की जगह नहीं थी, वो उनका एकमात्र प्रदाता था। महुआ का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, मैं उसी की बात करने वाला था। वो उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा एक सर्वाइवल किट था। महुआ के फूलों से भोजन और शराब बनती थी। बीजों से जो तेल निकलता था वो खाना पकाने और दिए जलाने के काम आता था। खासकर कठिन समय में खाद्य सुरक्षा का आधार था। और एक लता का जिक्र भी है, सियादी। हाँ, सियादी। इससे वो लोग बहुत मजबूत रस्सियां बनाते थे। और सेमरू यानी सिल्क कॉटन पेड़ की छाल का इस्तेमाल सब्जियां घिसने के लिए करते थे। खेती के लिए हल और जुआ बनाने में बांस का इस्तेमाल होता था। वो बाजार पर निर्भर ही नहीं थे। लेकिन यहीं पर एक बड़ा टकराव शुरू होता है। जिस आत्मनिर्भरता की हम तारीफ कर रहे हैं, अंग्रेजों ने जब इसे देखा तो उनका नजरिया बिल्कुल उलट था। हाँ, ब्रिटिश शासन ने इस आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से अनुत्पादक माना। अनुत्पादक मतलब अनप्रोडक्टिव। हाँ, उनके लिए जो चीज सीधे टैक्स नहीं ला रही थी वो बेकार थी। उन्होंने वन समाज को अराजक घोषित कर दिया। तो मतलब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों को अचानक भारतीय जंगलों में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। 19वीं सदी में उन्होंने जो वनों की व्यावसायिक कटाई शुरू की, उसका पहला कारण था उनकी शाही नौसेना यानी रॉयल नेवी। 1820 के आसपास ना? हाँ, 1820 तक इंग्लैंड में ओक के जंगल खत्म हो गए थे। अब जहाजों के लिए मजबूत लकड़ी कहाँ से आती? तो भारत से निर्यात शुरू हुआ। दूसरा बड़ा कारण था रेलवे का प्रसार 1850 के बाद। रेलवे के आंकड़े तो डराने वाले हैं। मैंने पढ़ा कि सिर्फ 1 मील रेलवे ट्रैक के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स चाहिए होते थे। जरा सोचिए, हजारों मील के लिए कितने जंगल साफ किए गए होंगे। और तीसरा कारण था खेती का विस्तार। जूट, चीनी और कपास जैसी नकदी फसलों के लिए उन्होंने जंगलों को साफ करवाया। यहाँ मुझे एक चीज ने बहुत परेशान किया। दस्तावेजों में बार बार एक शब्द आता है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या वैज्ञानिक वानिकी। 1864 में डाइट्रिच ब्रेंडिस को लाया गया और IFS बना। अब विज्ञान का काम तो बचाना होना चाहिए ना? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये असल में कोई विज्ञान था ही नहीं। ये पूरी तरह से एक भ्रम था। भ्रम कैसे? जिसे उन्होंने वैज्ञानिक वानिकी कहा,
वो सिर्फ वृक्षारोपण था, कमर्शियल प्लांटेशन। प्राकृतिक जंगल में बहुत सारी जैव विविधता होती है, लेकिन अंग्रेजों ने उसे नष्ट करके सिर्फ सागौन और साल के पेड़ों की सीधी कतारें लगा दी। मतलब जंगल को सिर्फ एक लकड़ी उगाने वाली फैक्ट्री बना दिया। बिल्कुल, फैक्ट्री। और इस पर नियंत्रण करने के लिए वो 1878 का वन अधिनियम लेकर आए, जिसने जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया: आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन। और जमीन पर इसका असर बहुत भयानक था। हाँ, क्योंकि जो लोग सदियों से वहां रह रहे थे, उन्हें अचानक बता दिया गया कि आरक्षित वनों में आपका प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। संरक्षित वनों में बहुत सीमित एंट्री थी। इस कानूनी ढांचे ने असल में स्थानीय समुदायों को रातों रात अपनी ही जमीन पर चोर बना दिया। और जब किसी समुदाय को ऐसे दीवार से सटा दिया जाए, तो विद्रोह तो होना ही है। यही हमारी कहानी का अगला पड़ाव है, प्रतिरोध। 1910 के बस्तर का ऐतिहासिक संघर्ष। ये बहुत अहम है। नेथानार गांव के गुंडाधुर का नेतृत्व। हाँ, गुंडाधुर। मैंने पढ़ा है कि उनका संचार का तरीका कितना अनोखा था। वो संदेश भेजने के लिए आम की टहनियों, मिट्टी के ढेलों और लाल मिर्च का गुप्त इस्तेमाल करते थे। वो एक बगावत का संकेत था। लेकिन वो कौन सी चिंगारी थी जिसने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर किया? इसके 2 बड़े तात्कालिक कारण थे। पहला 1905 का प्रस्ताव, जिसमें 2/3 वनों को आरक्षित करने की बात थी, और दूसरा भयंकर अकाल 1899, 1900 और 1907-08 में। भूख और सरकारी क्रूरता ने मिलकर असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी। अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों को देखें तो जावा द्वीप का उदाहरण सामने आता है। वहां डच शासन था। एक भारी भरकम शब्द है वहां के लिए, ब्लॉन्डोंग-डी-एन्स्टन। इसे शब्द दर शब्द कैसे समझेंगे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यह व्यवस्था बहुत क्रूर थी। ब्लॉन्डोंग-डी-एन्स्टन का सीधा सा मतलब था मुफ्त श्रम। डच सरकार ने कहा कि आपको जंगल में रहना है तो हमारे लिए मुफ्त में पेड़ काटने होंगे। बाप रे! बाद में उन्होंने मामूली सी मजदूरी देनी शुरू की, लेकिन बदले में सारे अधिकार छीन लिए। ये तो सीधा शोषण था। और इसके खिलाफ जावा में सुरंटिको सामिन ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध किया, टैक्स देने से इनकार कर दिया। वो सर्वेक्षकों के सामने जमीन पर लेट जाते थे। उनका तर्क बड़ा शक्तिशाली था। उन्होंने कहा था कि राज्य ने हवा, पानी और जमीन नहीं बनाई है, इसलिए वो इसका स्वामी नहीं हो सकता। कितनी सरल और गहरी बात है। हाँ, ये पूरी औपनिवेशिक सोच पर एक जबरदस्त प्रहार था। इन विद्रोहों को क्रूरता से कुचल तो दिया गया, लेकिन वे बुनियादी सवाल आज भी जिंदा हैं। तो अब यहां से हमें एक तार्किक मोड़ लेते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय यथार्थ की ओर चलते हैं। हमारे स्रोत रोजगार के आधुनिक सिद्धांतों की बात करते हैं, सवेतन रोजगार यानी वेज एम्प्लॉयमेंट और स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दस्तावेज कहते हैं कि स्वरोजगार के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समस्याओं के पूर्वानुमान यानी प्रॉब्लम फोरकास्टिंग की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? पहला, परंपरावादी सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी, जो मानता है कि पूर्ण रोजगार एक स्वचालित स्थिति है, मतलब बाजार खुद सब ठीक कर लेगा, जो कि असल में होता नहीं है। बिल्कुल। इसलिए केन्स का सिद्धांत आता है। केन्जियन थ्योरी कहती है कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड की जरूरत होती है। जब तक मांग नहीं होगी, नया रोजगार पैदा नहीं होगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसे राजस्थान के केस स्टडी से समझते हैं। वहां 61% मरुस्थल है, खेती पूरी तरह मानसून का जुआ है। और यहीं पर पशुपालन का महत्व समझ आता है। राजस्थान में पशुपालन कोई पूरक कार्य या सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है, वो प्राथमिक आधार है। हाँ, मान लीजिए खेती बर्बाद हो गई। अगर किसान के पास पशु हैं तो वो दूध या ऊन बेचकर पैसे कमाएगा, वो बाजार जाकर सामान खरीदेगा। यही वो प्रभावपूर्ण मांग है जो अर्थव्यवस्था को बचाए रखती है। क्या बात है! ये तो वापस वन समाजों की आत्मनिर्भरता वाली बात हो गई। और आंकड़े देखिए, भारत का 40% ऊन और 12.73% दूध राजस्थान से आता है। और वहाँ की विशिष्ट नस्लें जैसे नागौरी, राठी, थारपारकर और कांकरेज, ये उस कठोर मरुस्थल के पूरी तरह अनुकूल है। और अब तो एक नया नवाचार भी है, वो गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय संसाधनों का सही इस्तेमाल पूरी अर्थव्यवस्था को चला सकता है। तो इतने लंबे सफर के बाद हम आखिर किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? क्या औपनिवेशिक नीतियां पूरी तरह विफल रहीं?
इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और जवाब है हाँ। इतिहास साबित करता है कि स्थानीय समुदायों को अलग रखकर आप जंगलों का संरक्षण कर ही नहीं सकते। और शायद इसीलिए वन अधिकार अधिनियम 2006 लाया गया, ताकि वन विभाग और माफियाओं के उस अनैतिक गठजोड़ को तोड़ा जा सके। बिल्कुल। स्थानीय समुदायों का पारंपरिक ज्ञान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स का उदाहरण बहुत शानदार है। सार्न, देवरकुड्डू, कान और राय, ये ऐसे जंगल हैं जिन्हें समुदायों ने अपनी मान्यताओं से बचा कर रखा है। सामुदायिक संरक्षण सच में काम करता है। अंग्रेजों की उस सो कॉल्ड वैज्ञानिक वानिकी से तो बहुत बेहतर काम करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों ने हमारे जंगलों को खोखला किया है और आदिवासियों की व्यवस्था ने उन्हें हजारों सालों तक बचाए रखा था, तो क्या आज हमें अपने विकास के मॉडल्स को पूरी तरह से अनलर्न करके फिर से इन वनों के असली रखवालों से सीखने की जरूरत नहीं है? ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। क्या असली आधुनिकता भविष्य की तकनीक में नहीं, बल्कि अतीत की समझ में छिपी है? इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।